इतिहास सत्य की प्रतिपूर्ति होता है। उसका सांप्रदायिकता, दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम, अच्छा बुरा से कोई संबंध नहीं होता। वह तो हमें सिर्फ अतीत का दर्शन कराता है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद रजत। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इतिहास के बारे में बात किया था और भारत के बारे में बात किया था, और आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे साक्ष्य थे, किन साधनों से हमने भारतीय इतिहास को जाना है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि तीन ऐसे जरिए हैं जिससे हमने भारत के इतिहास को जाना है, जिसमें से पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए विवरण, और तीसरा है पुरातत्व विभाग द्वारा दिए गए साक्ष्यों से। तो इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साहित्यिक साक्ष्य की। तो साहित्यिक साक्ष्य में भी को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक और दूसरा है लौकिक। धार्मिक को भी हम दो हिस्सों में देखते हैं। पहला है ब्राह्मण और दूसरा है ब्राह्मणतेर। ब्राह्मण साहित्य के हिसाब से इसमें रामायण, वेद, महाभारत आदि ग्रंथ आते हैं। और अगर हम ब्राह्मणतेर की बात करें तो ब्राह्मणतेर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों की बात होती है। अब अगर हम वेद की बात करें तो वेद की रचयिता माना जाता है महर्षि कृष्णन द्वैपायन वेदव्यास को, जिन्होंने वेद की रचना की थी। वेदों के बारे में ये कहा जाता है कि प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में हमें वेदों से ही पता चलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद न केवल सिर्फ भारतीय आर्यों बल्कि समस्त आर्य जाति के बारे में बात करता है। इसमें इनकी सभ्यता संस्कृति के बारे में विवरण रहा है। माना जाता है कि आर्यों ने इसकी रचना पंजाब में की थी, जब वो अफगानिस्तान से लेकर गंगा यमुना के तट तक फैले हुए थे। ऋग्वेद का अधिकांश भाग देव स्रोतों में भरा हुआ है और इस प्रकार इसमें ठोस ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम मिलती है, परंतु इसके कुछ मंत्र ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं। जैसे एक स्थान पे 10 राजाओं का युद्ध, यानी कि दशारज्ञ। इसमें भरत कबीले के राजा सुदास के साथ हुए युद्ध के बारे में वर्णन है। यह ऋग्वेदिक काल की एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। यह युद्ध आर्यों के 2 प्रमुख जनों पुरु तथा भरत के बीच हुआ था। भरत जन का नेता सुदास तथा जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे, इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के इस संघ को परास्त किया और इस प्रकार वह ऋग्वेदिक भारत का चक्रवर्ती सम्राट बन बैठे। सामवेद और यजुर्वेद में किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। साम का मतलब होता है गायन। इसमें यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का एक संग्रह है। अगर हम बात करें यजुर्वेद की तो यजुर्वेद में सभी यज्ञों के विधि विधान हैं, जहाँ कर सभी और बाकी वेदों को पद्य में लिखा गया है। वहीं पर हमारे यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। और सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। बोला जाता है कि इसमें कुल 731 मंत्र और करीब 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद में पृथ्वी सूत को इसका प्रतिनिधि सूत्र माना जाता है। कहते हैं कि इसमें जीवन से जुड़े सभी तथ्यों जैसे कि रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों का एक विवरण माना जाता है कि इसमें इन सभी चीज़ों का विवरण इस वेद में पाया जाता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृत के विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के लिए ऐतरेय तथा कौस्तुकी, यजुर्वेद के लिए तैतरीय तथा शतपथ,
सामवेद के लिए पंचविश, अथर्ववेद के लिए गोपथ आदि। इन ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय, शतपथ, तैत्तिरीय, पंचविश आदि प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शैल, ककेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्मकांडों के अतिरिक्त इनमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। इसी प्रकार आर्यक तथा उपनिषद में भी कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है: शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि करने में सहायक थे। इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। शौच, ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन में हम यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति, विधि और व्यवहार से संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। ऋग्वेद से लेकर सूत्रों तक के संपूर्ण वैदिक वाणिज्य का काल ईसा पूर्व 2000 से लेकर 500 के लगभग तक सामान्य तौर से स्वीकार किया जा सकता है। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का समय आता है। मूलतः इन ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी तथा इनका वर्तमान स्वरूप क्रमशः 2री और 4वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग निर्मित हुआ था। भारत के संपूर्ण धार्मिक साहित्य में इन दोनों की महाकाव्यों का अत्यंत आदरणीय स्थान है। इनके अध्ययन से हमें प्राचीन हिंदू संस्कृति की विविध पक्षों का सुंदर ज्ञान प्राप्त होता है। इन महाकाव्यों द्वारा प्रतिपादित आदर्श तथा मूल्य सार्वभौम मान्यता रखते हैं। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें हमें हिंदुओं तथा यवनों और शंकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। इसमें यवन देश तथा शंकों का नगर, कुरु तथा मध्य देश और हिमालय के बीच स्थित बताया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों यूनानी तथा सीरियन लोग पंजाब के कुछ भागों में बसे हुए थे। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें भी शक, यवन, पारसिक, हुड़ आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। इससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का परिचय मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र अग्रहश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें ऐतिहासिक दृष्टि से वंशाचरित का विशेष महत्व है। 18 पुराणों से केवल 5 में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इसमें मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों की भविष्य शैली में कलयुग के राजाओं की तालिकाएं दी गई हैं। इसके साथ शैशुनक, नंद, मौर्य, शुंग, कंड, आंध्र तथा गुप्त वंशों की वंशावलियां भी मिलती हैं। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण तथा आंध्र वंश के लिए मत्स्य पुराण महत्व के हैं। इसी प्रकार वायु पुराण में गुप्त वंश की साम्राज्य सीमा का वर्णन तथा गुप्तों के शासन पद्धति का भी कुछ विवरण प्राप्त होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। इस प्रकार पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल के इतिहास से संबंधी अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का परिचय कराते हैं। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के पहले से के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र स्रोत है। ब्राह्मण साहित्य के बाद हम बात करते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य की। ब्राह्मणेतर साहित्य में जैसा कि मैंने बोला था कि 2 ग्रंथ आते हैं। पहला तो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ और दूसरा है जैन धर्म का ग्रंथ। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक को सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद इसी उनके ग्रंथों का एक संग्रह बना, उनके ज्ञान का एक संग्रह बना और उसके बाद फिर उसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ। इनके ग्रंथों को पाली भाषा में लिखा गया है और इसी में भारतीय इतिहास का विवरण मिलता है। त्रिपिटक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बौद्ध धर्म के
किस संगठन का जो संगठन रहा है उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा विवरण प्रस्तुत करते हैं। बाकी जैन धर्म का जो साहित्य रहा है वो भी बौद्ध धर्म के साहित्य से ही मिलता जुलता रहा है। इसके बाद आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जिनसे भारतीय इतिहास जानने में काफ़ी मदद मिलती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जा सकता है, जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सुप्रसिद्ध राजनीतिक कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने की थी। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए यह ग्रंथ एक प्रमुख स्रोत है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का प्रचुर प्रकाश पड़ता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा विरचित राजतंत्रिणी का है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रम अनुसार विवरण दिया गया है। कश्मीर की ही भांति गुजरात से भी अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। इनसे हमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास तथा उसके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार सिंध तथा नेपाल से भी कई इतिविधियाँ यानी कि क्रॉनिकल्स मिलती हैं, जिनसे वहाँ का इतिहास ज्ञात होता है। सिंध की इतिविधियों के आधार पर ही चचनामा नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत सुरक्षित है। बाकी का इतिहास हमें जैसे बताया था कि विदेशी यात्रियों जैसे कि यूनानी यात्री, चीनी यात्री और अरबी यात्रियों ने जिन्होंने यहाँ आकर यहाँ का भ्रमण किया और यहाँ का जो अनुभव साझा किया था और जिस राजा के काल में वो आए थे और उसका विवरण उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया था कि उनका राजपाट कैसा था, किस तरह से उन्होंने रूल किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी इस किताब में लिखी थी। उसी के ज़रिए हमें यहाँ अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। बाकी पुरातत्व विभाग ने जितने भी जो भी साक्ष्य वाकई जो मिलते हैं वो पुरातत्व विभाग द्वारा मिलते हैं, जैसे कि पुरानी इमारतों का मिलना। अब आप अगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात कर लें या फिर आप सिक्कों की बात कर लें तो उनसे पता चलता है कि हमारा इतिहास क्या रहा है और हमारी किस तरह की संस्कृति या सभ्यता रही है, क्या पद्धति रहा करती थी उस वक्त में। दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही। बाकी हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। यह एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर भी करिएगा। तो फिर चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।